हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। परसों से अपने एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं नवंबर 20 के लिए। तो अब अपन डिस्कस करेंगे कि 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम होता है आपका पेपर का, उसको बेस्ट यूटिलाइज अपन कैसे कर सकते हैं और 3 घंटे में हम 100 मार्क्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे ज्यादा इशू इन दोनों में ही रहता है। अगर ये दोनों काम अगर आप सही से करते हो, 15 मिनट का अगर आपने सही यूटिलाइजेशन कर लिया तो 3 घंटे में पेपर भी सही से पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है 15 मिनट का। तो इसके बारे में अपन पूरा डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपको लास्ट में कुछ टिप्स भी दूंगा मैं, जो आपकी परफॉर्मेंस को और बढ़ाएंगे एग्जाम्स में। तो अपन सबसे पहले देखते हैं 15 मिनट का रीडिंग टाइम आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले उन पेपर्स की बात कर लेते हैं जिनमें कोई भी एमसीक्यू नहीं आते, जैसे आपका एफआर, एसएफएम और कोस्टिंग। तो कुछ इस तरीके के पेपर जिनमें आपके एमसीक्यूज नहीं आते, उनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 15 मिनट में आपको वो डेस्क्रिप्टिव पेपर ही मिलेगा, उसको आपको रीड करना है और उसमें ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे से आपको आता है। जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आते हैं वो आपको आइडेंटिफाई कर लेना और एक सीक्वेंस बना लेना है। एक सीक्वेंस बना लेना है कि मेरे पास 6 क्वेश्चन है, 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 कंपलसरी है। तो एक ये पता कर लो कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, वो 15 मिनट में ही जज कर लो। और रिमेनिंग क्वेश्चन को कौन से सीक्वेंस में करूं। सीक्वेंस आपको कैसे बनाना है, सीक्वेंस आपको ऐसे बनाना है जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो, कि क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को सबसे अच्छे से आता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जो मुझे उससे थोड़ा कम आता है। जो आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन हो, जो सबसे इजी क्वेश्चन हो, उसको सबसे पहले करना है। तो एक सीक्वेंस आपको 15 मिनट में डिसाइड कर लेना है, मार्किंग कर लेनी है कि इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट नंबर पे करूंगा, इसको सेकंड नंबर पे, इसको इस तरीके से। और 15 मिनट में आपको 5 मिनट पहले, जैसे 2 बजे आपका पेपर है तो 1:55 पर आपको आंसर शीट दे दी जाती है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। तो हो सके तो उस आंसर शीट को भी आप फिल कर लो, जहां पे आपको रोल नंबर और बाकी डिटेल्स फिल करनी होती है। वो वाला काम भी आप 15 मिनट में कोशिश करो कि वो 15 मिनट में हो जाए। अगर वो नहीं होता है तो कोई बात नहीं, वो काम आपका चल जाएगा, इतना कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो 15 मिनट में एक तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है वो पता कर लो, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को कौन से सीक्वेंस में करना है, कि सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा आता है मेरे को, वो आप स्टार्टिंग उस सीक्वेंस की बना लो कि ये क्वेश्चन इस सीक्वेंस में करना है। कोई आप इसमें सॉल्विंग वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह कुछ मत करना 15 मिनट में, सिर्फ ये काम आपको 15 मिनट में करना रहेगा। 15 मिनट में कुछ स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि सब पूरा पेपर नहीं पढ़ा जाता 15 मिनट में, तो आपको पेपर डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने रिवीजन किया हुआ है। तो आप बस क्वेश्चंस को गो थ्रू करते जाओ, सिर्फ देखते जाओ, नजरों से निकालते जाओ क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको वहां ये देखना है यार ये क्वेश्चन तो मेरा देखा हुआ है, मॉड्यूल का है, आरटीपी का है, एसएम का है, पीएम का है, ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन मेरे को एकदम अच्छे से आता है। सिर्फ एकदम फटाफट से आपको नजरों से क्वेश्चन को निकालना है, एकदम डिटेल में रीड करने मत बैठना, फटाफट से देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा ये इस चैप्टर का है, इस टॉपिक का है, ये मुझे आता है, तो उस अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस बना लेना। इसके बाद ऐसे पेपर जिनमें एमसीक्यूज आते हैं, जैसे ऑडिट लॉ, डीटी, आईडीटी, इन पेपर में क्या किया जाए, 15 मिनट में देखो आपको सिर्फ डेस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 15 मिनट में सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ के उसको सॉल्व कर ले। बिल्कुल ये गलती मत कर देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूरा कंपलसरी है 30 मार्क का, वो तो सॉल्व करना ही करना है, उसको 15 मिनट वेस्ट मत करो। 15 मिनट डेस्क्रिप्टिव पेपर देखो जिसमें एक क्वेश्चन हमें स्किप करना है, वो पता लगा सके। और ऑब्जेक्टिव अगर स्टार्टिंग में देख लोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव अगर टिपिकल आ गए तो आपका पूरा माइंड वहीं खराब हो जाएगा कि यार ऑब्जेक्टिव ही मैं ढंग से सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो आप बाकी का पेपर खराब कर दोगे। इसलिए 15 मिनट में कभी भी ऑब्जेक्टिव पेपर रीड मत करना, और वैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर पहले नहीं दिया जाता है। आप जब एग्जाम सेंटर पे बैठोगे तो पहले आपको डेस्क्रिप्टिव पेपर मिलेगा, उसके 5-10 मिनट बाद आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा। तो डेस्क्रिप्टिव पेपर ही रीड करना है। एमसीक्यू वाले पेपर में 15 मिनट में ऑब्जेक्टिव पेपर को टच भी मत करना, सिर्फ डेस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ना है, गलती से भी मत पढ़ना ऑब्जेक्टिव पेपर। और डेस्क्रिप्टिव पेपर को पढ़ो 15 मिनट में, और डेस्क्रिप्टिव पेपर के साथ जो काम करना है वो वही है जो बिना एमसीक्यू वाले पेपर में करना था, कि आइडेंटिफाई कर लो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, किस सीक्वेंस में मैं सॉल्व करूंगा, और पहली जो पेज है आपके आंसर शीट का डेस्क्रिप्टिव कॉपी का, वो आपको फिल कर लेना है। ये 15 मिनट में आप लोगों को काम करना है। इसके बाद 3 घंटे के टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे। 3 घंटे के टाइम पीरियड में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ऐसे पेपर्स की जिनमें एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते। बिना एमसीक्यू के जो पेपर है, प्रैक्टिकल, एफआर, एसएफएम, कोस्टिंग, तो इनमें क्या करना है, देखो एक तो पहली मिनट से स्पीड बढ़ा के रखना, तब जाके पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा। फर्स्ट मिनट से, वेरी फर्स्ट मिनट से आप स्पीड बढ़ा के रखो। राइटिंग बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है इस एग्जाम में, राइटिंग कुछ भी मैटर नहीं करती, सिर्फ कंटेंट मैटर करता है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, लाइन वगैरह कहीं पे भी ड्रॉ मत करना, क्या बैलेंस शीट वगैरह बना रहे हो तो लाइन वगैरह ड्रॉ कर रहे हो, कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ मत करो। शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज में लो। प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो सपोज पर्टिकुलर्स है कॉस्टिंग में, डायरेक्ट मटेरियल है उसकी जगह डीएम वर्ड यूज में लो, डायरेक्ट लेबर की जगह डीएल लो, क्योंकि फिगर्स के, अमाउंट्स के मार्क्स होते हैं। ऐसे बैलेंस शीट आप बना रहे हो
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जगह पीपी वर्ड यूज में लो, करंट एसेट की जगह सीए वर्ड यूज में लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे अगर अमाउंट सही है तो। इसके बाद क्वेश्चन को 3 घंटे में कैसे सॉल्व करना है, उसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है जो 15 मिनट में आपने डिसाइड कर लिया था। 15 मिनट में आपने सबसे ईजी क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता था उसको फर्स्ट नंबरिंग दे दी होगी, जो क्वेश्चन आपको उससे कम आता था उसको सेकंड नंबरिंग दे दी होगी, तो उस सीक्वेंस में पेपर को सॉल्व करते आ जाओ। ठीक है, अब जैसे एफआर जैसे पेपर में क्या होता है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स अमालगमेशन सीएफएस का क्वेश्चन करते हैं तो उनमें बैलेंस शीट पहली बार में टैली होना मुश्किल होता है। ठीक है, 90% ये मान के चले तो नहीं हो पाती है पहली बार में, तो स्टूडेंट्स उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। अपन क्या करते हैं उसमें टाइम वेस्ट करते हैं कि बैलेंस शीट टैली हो जाए तो हम उसको 10 मिनट 20 मिनट और देते हैं। ऐसा नहीं करना, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही तो मैक्सिमम 5 मिनट उस चीज पर दो, मैच हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ो। वरना आप इसमें 20-25 मिनट आधा घंटा भी वेस्ट कर दोगे और फिर भी वो अगर टैली नहीं हुई तो आपने आधा घंटा तो वेस्ट कर ही दिया, बाकी आपका माइंडसेट बिल्कुल खराब हो जाएगा, आप आगे आने वाला पेपर एकदम खराब कर दोगे। इसके बाद अगर आप पेपर में मान लो क्वेश्चन आपने सीक्वेंस बना लिया था, फर्स्ट नंबर पे ये क्वेश्चन करूंगा, सेकंड नंबर पे ये क्वेश्चन करूंगा, थर्ड पे ये, मान लो आपने सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन करना स्टार्ट किया वो अच्छा क्वेश्चन होगा तभी तो आपने उसको सेकंड प्रायोरिटी दी थी, वो सॉल्व करने बैठे और बीच में सॉल्व करते करते एक स्टेप भूल गए आप उस क्वेश्चन की। कई बार होता है हम एग्जाम में नर्वस होने के कारण स्टेप्स भूल जाते हैं। अब स्टेप भूल गए, अब हम उसमें टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, यार स्टेप भूल गया, याद करते रहते हो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, वही मैक्सिमम 5 मिनट्स दो, स्टेप्स याद आए तो सॉल्व करो। 5 मिनट में भी अगर स्टेप याद नहीं आ रही है तो 2 या 3 खाली पेज छोड़ दो और नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। लास्ट में अगर टाइम बचे तो उस क्वेश्चन पे आ जाना और उसको सॉल्व कर लेना, अदरवाइज आगे बढ़ो, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ 3 घंटे हैं, वहां कुछ ऐसा आपको नहीं करना है। और एक जो स्पेशल चीज है, एग्जाम में एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन को प्लेन रीडिंग समझो, ऐसा मत समझो कि कोई ट्रिक लगाई होगी आईसीआई ने। बहुत स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, अगर स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल इनका रटा हुआ क्वेश्चन भी आ जाता है तो भी वो सोचता है इसमें भी कुछ ना कुछ ट्रिक करी होगी आईसीआई ने। तो ऐसा बिल्कुल भी माइंडसेट मत रखना, एग्जाम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, जितना प्लेन रीडिंग में समझ में आ रहा है उतना सॉल्व करके आना। ये जो चीज है ये डीटी आईडीटी पेपर में स्पेशली ध्यान रखना। वहां आप लोग क्या करते हो, एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स की इंटरलिंकिंग करने लग जाते हो क्वेश्चंस में, बिल्कुल मत करना। प्लेन रीडिंग से सॉल्व करना, क्वेश्चन सही होंगे अदरवाइज गलत हो जाएंगे। इसके बाद ऐसे पेपर जिनमें एमसीक्यूज हैं उनमें क्या करें, एमसीक्यू वाले पेपर में अब 3 घंटे में क्या करना है, मैंने बोला था 15 मिनट में डेस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ना, ऑब्जेक्टिव मत पढ़ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेस्क्रिप्टिव सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। डेस्क्रिप्टिव में कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, 2 या 3 क्वेश्चन। आपने सीक्वेंस बना लिया होगा डेस्क्रिप्टिव का, 15 मिनट में आपने देख लिया होगा ना कौन से सीक्वेंस में सॉल्व करूंगा। तो स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चन जो आपको बेस्ट लगे होंगे उनको सॉल्व कर लो, जो आपके लिए बेस्ट है, इजी क्वेश्चन है, उनको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। डेस्क्रिप्टिव पेपर यानी ऑलमोस्ट आपने आधा सॉल्व कर लिया। इसके बाद बीच में, यानी अब आप पेपर के बीच में आ गए, ना स्टार्टिंग में हो ना एंड में हो, अभी बीच चल रहा है क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव के और बाकी, अगर आपने 3 कर लिए तो। अब आप एमसीक्यू सॉल्व करो। अब एमसीक्यू आप पूरे सॉल्व करो, ओएमआर शीट भरो, पूरी एमसीक्यू सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लास्ट में एमसीक्यू करने के बाद आपके पास टाइम बचेगा, उसमें जो डेस्क्रिप्टिव बच गए उन डेस्क्रिप्टिव को सॉल्व कर दो। ये कौन से डेस्क्रिप्टिव हैं जो आपको कम आते थे। इस स्ट्रेटेजी से क्या होगा ना, एमसीक्यू स्टार्टिंग में करने से क्या होता है, अगर एमसीक्यू टफ आ गए तो आपका माइंडसेट खराब, बाकी पेपर खराब। दूसरी चीज, स्टार्टिंग में एमसीक्यू करोगे तो आप ज्यादा टाइम अलॉट कर दोगे एमसीक्यू में, जो कि बिल्कुल गलत है, बाकी का पेपर छूट सकता है। और अगर एमसीक्यू लास्ट में करते हो तो प्रेशर में आप कुछ भी कर दोगे। एमसीक्यू में अगर कुछ ट्रिक वगैरह हुई, आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, लास्ट में इतना प्रेशर होगा ना, एमसीक्यू में आप गलत कर ही दोगे। ठीक है, तो वो वाली चीज होती है, इसलिए एमसीक्यू को हमेशा बीच में करना। सबसे पहले डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना, 2 या 3 जो सबसे अच्छे से आते हो, जो 15 मिनट में आपने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करना और लास्ट में बचे हुए डेस्क्रिप्टिव यानी एमसीक्यू मिडल ऑफ द पेपर यानी बीच में आपको करने हैं। अब टाइम कितना अलॉट करना है हर क्वेश्चन में, तो ऐसे पेपर जिनमें एमसीक्यूज नहीं है यानी एफआर एसएफएम कोस्टिंग, तो न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों में अलग अलग रहेगा। न्यू कोर्स में और ओल्ड कोर्स में अलग अलग टाइम क्यों है, न्यू कोर्स में 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 करने होते हैं, आउट ऑफ 6 5 करने होते हैं, और ओल्ड कोर्स में 7 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आउट ऑफ 7 6 करने होते हैं। जिन पेपर्स में एमसीक्यू नहीं होते उनकी बात कर रहा हूं। तो न्यू कोर्स में पर क्वेश्चन आपको एवरेज 36 मिनट्स और ओल्ड कोर्स में एवरेज 30 मिनट का टाइम लेके चलना है। तो हमेशा अपने साथ घड़ी लेके जाना है एग्जाम में, क्योंकि आप बार बार अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते रहो। एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसके बाद देखो कि क्या मैं जैसे न्यू कोर्स में हूं तो क्या मेरा क्वेश्चन 35 से 40 मिनट के बीच हो गया तो ठीक है परफॉर्मेंस, लेकिन आपको पता चला फर्स्ट क्वेश्चन ही आपने 50 मिनट ले लिया, तो आपको वही माइंड में आ जाना चाहिए मैं पीछे चल रहा हूं, पेपर पक्का छूटेगा, अब स्पीड बढ़ा लेनी है। ठीक है, वो आपका परफेक्ट इवेल्युएशन होता रहेगा हर क्वेश्चन के बाद तुरंत। सेम ऐसे ओल्ड कोर्स में 30 मिनट्स का टाइम। अब दूसरी चीज, ऐसे पेपर जिनमें एमसीक्यूज होते हैं, ऑडिट लो, डीटी आईडीटी, इनमें कितना टाइम,
तो इनमें न्यू और ओल्ड कोर्स दोनों के लिए सेम टाइम है। क्यों? क्योंकि दोनों में डेस्क्रिप्टिव पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं और एमसीक्यू वही 30 मार्क्स के आते हैं। तो उन दोनों में न्यू और ओल्ड कोर्स दोनों में सेम पैटर्न रहता है ऐसे पेपर जिनमें एमसीक्यूज होते हैं। तो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को तो आपको हर क्वेश्चन को 28 मिनट देनी है, यानी अपन आधा घंटा बोल सकते हैं, एवरेज ऑन एन एवरेज 28 मिनट्स। और एमसीक्यूज को आपको स्पेसिफिकली सिर्फ 40 मिनट्स देनी है, 40 to 45 मैक्सिमम, 40 to 45 मिनट से ज़्यादा आपको एमसीक्यू को नहीं देना है। और इस 40 मिनट में क्या आ जाएगा, आपको ओएमआर शीट में जो डिटेल्स भरनी होती है, आपका रोल नंबर वगैरह, वो भी ओएमआर शीट की फिलिंग भी, मतलब एमसीक्यू का काम टोटल 40 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 40 से 45, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना एमसीक्यू में, ठीक है। एमसीक्यू में भी कहीं पे बीच में अटकते हो तो आगे बढ़ते रहो, उस एमसीक्यू को सर्कल करके लास्ट में टाइम बचे तो उस एमसीक्यू का आंसर सॉल्व करके देखो, फिर भी नहीं आता तो तुक्का लगा के आना है, ठीक है। ये तो हो गया टाइम आपको कैसे क्या अलॉट करना है। अब कुछ स्पेशल टिप्स मैं आपको बता देता हूँ, ये स्पेशल पॉइंट्स हैं, ये जरूर फॉलो कर लेना, ये स्पेशल पॉइंट से आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में 2 कैलकुलेटर लेके जाने हैं आपको, क्योंकि एक कैलकुलेटर के भरोसे मत जाया करो, एग्जाम में अगर कैलकुलेटर खराब हो गया तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। आपको भी पता है सब कुछ अपना कैलकुलेटर के बेस पे चलता है, तो 2 कैलकुलेटर लेके जाओ। साथ में एक स्टेपलर एग्जाम में लेके जाना है। स्टेपलर एग्जाम में इसलिए लेके जाना है क्योंकि थ्रेड दिया जाता है बांधने के लिए। कॉपी से मान लो आप एडिशनल शीट लेते हो, थ्रेड से बांध देते हो, अगर थ्रेड खुल गया तो आईसीआई की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कॉपी चेक होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एडिशनल शीट में ना आपका रोल नंबर लिखवाया जाता है ना और कुछ, इसलिए स्टेपलर लेके जाना, स्टेपलर से अच्छे से पंच करके आना, थ्रेड भी लगाना, जिससे कि आपकी कॉपी अगर आप एडिशनल शीट लेते हो तो दिक्कत नहीं रहे कोई भी, ठीक है। ये चीज़। दूसरी चीज़, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज में लेना है। आईसीआई की स्पेसिफिक गाइडेंस है कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही पेपर करके आना है। अगर आप जेल पेन यूज में लेते हो, ब्लू पेन यूज में लेते हो तो कोई जिम्मेदारी नहीं है आईसीआई की कॉपी चेक करे ना करे, फिर आईसीआई के ऊपर है। अगर वो कॉपी चेक करने से मना भी कर दे तो आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज में लेना है, और आप कोई भी पेन यूज में ले सकते हो। मैंने बटरफ्लो, सेलो का बटरफ्लो आता है वो यूज में लिया था, तो आपको जो भी कंफर्टेबल पेन हो वो लेना, क्योंकि मुझे लगता था वो थोड़ा सही चल रहा था। इसके बाद पेन की टिप की एक ट्रिक होती है एग्जाम में, अगर आप नया पेन यूज में लोगे ना, कई स्टूडेंट्स नया पेन लेके जाते हैं एग्जाम में, सिंपल सी बात है सभी ये करते हैं, और वहां पे उस पेन को पहली बार चलाते हैं। तो पहली बार अगर आप नया पेन चलाओगे ना तो क्या होता है, वो इतना स्मूथ नहीं चलता है, वो उसमें अजीब सी इरिटेशन जैसी हरकत होती है, वो अजीब सा चलता है, इरिटेट करता है, ठीक है। तो नया पेन कभी भी स्मूथली नहीं चलता, उसको 5 मिनट पहले, मतलब एग्जाम से पहले 1 दिन पहले ही 5 मिनट तक रफली चलाना। रफली 5 मिनट तक अगर रफली चलाओगे ना तो उसकी टिप स्मूथ हो जाती है, और एग्जाम में आप स्मूथली लिख पाओगे, इरिटेशन नहीं होगी, और जितना स्मूथ लिखोगे उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। अदरवाइज आप नया पेन डायरेक्टली यूज में लेते हो ना, स्मूथली तो लिखता नहीं, इरिटेशन भी नहीं करता है वो, और साथ में फिर हम ढंग से लिख भी नहीं पाते, यानी स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी ट्रिक है, ये जरूर करके जाना। 2-3 पेन जो भी एग्जाम में लेके जा रहे हो उनको 5-5 मिनट तक ऐसे चला के लेके जाना, 1 दिन पहले ये सब काम कर लेना। दूसरा जो आपको एक और इम्पोर्टेंट काम करना है वो क्या करना है, ICIexam.ICI.org, ठीक है। इस वेबसाइट पे चले जाना। इस वेबसाइट पे क्या है, इस वेबसाइट पे आईसीआई ने जो आपको डेस्क्रिप्टिव आंसर शीट मिलेगी जिसमें आपको आंसर लिखने हैं अपने, और ओएमआर शीट जो मिलेगी जिसमें सर्कल फिल करने हैं, उसकी स्पेसिमेन कॉपी दे रखी है, यानी उसकी एक फोटो कॉपी आपको वहां दे रखी है। सर इसका क्या करें, इन दोनों के फर्स्ट पेज देखना है, यानी ओएमआर का तो एक ही पेज होता है, आंसर शीट का फर्स्ट पेज, कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। क्योंकि एग्जाम में जाओगे ना तो वहां पर आप उन चीजों को रीड करोगे कि यार मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो वहां उसमें आप 5-10 मिनट वेस्ट करोगे, उससे अच्छा है अभी कर लो, क्योंकि अपने को वहां 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है, 1-1 सेकंड इंपॉर्टेंट है, तो ये पहले कर जाओ, इससे आपका बहुत टाइम बचने वाला है। क्यों बचने वाला है, ओएमआर शीट जब आप आईसीआई की देखोगे ना तो आधी ओएमआर शीट में तो वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन भरवाते हैं, एग्जाम में वो समझने में टाइम लग जाएगा। तो उसको आज ही इस वेबसाइट पे जाकर वो ओएमआर की शीट देख लेना जो आईसीआई की आपको मेन एग्जाम में मिलेगी, कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन बननी है। जब एग्जाम में मिले तो आपको पता है ये इन्फॉर्मेशन बननी है, डायरेक्ट आपको पता रहेगा ये बनना है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और मेन आंसर शीट के भी फर्स्ट पेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन बननी होती है वो भी देख के जाना। इसके बाद ओएमआर शीट में पूरा पेंसिल से करना है, ये भी स्टूडेंट के डाउट होते हैं, तो सारे मैं बता रहा हूँ। ओएमआर शीट में सिर्फ पेंसिल यूज में लेनी है, इसके अलावा कुछ यूज में नहीं लेना, हर जगह पेंसिल से सर्कल फिल होंगे। जो मेन आंसर शीट होगी डेस्क्रिप्टिव आंसर शीट, उसका जो फर्स्ट पेज होगा उसमें भी आपको रोल नंबर सर्कल से फिल करना होता है, उसमें सारा काम ब्लैक पेन से होगा। याद करना, ये चीज बहुत दिक्कत करती है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें भी पेंसिल से बनाते हैं। जो मेन कॉपी है आपकी आंसर शीट की उसमें जो रोल नंबर आपको सर्कल से डार्क करना है वो ब्लैक पेन से होगा, लेकिन ओएमआर शीट में सारा काम पेंसिल से होगा, रोल नंबर वगैरह जो भी सॉल्यूशन करोगे सब पेंसिल से होगा, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज ये कभी भी बड़े जो क्वेश्चंस है या ऐसे क्वेश्चन जिनमें ज़्यादा एडजस्टमेंट होते हैं, जो बड़े क्वेश्चन है ज़्यादा एडजस्टमेंट होते हैं, उनको स्टार्टिंग में मत करना। मान लो एफआर का पेपर है, एग्जांपल देता हूँ, एफआर में सीएफएस का एक क्वेश्चन आया,
मेरे को एकदम अच्छे से आता है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मुझे सर ने बोला था कि सबसे इजी और बेस्ट क्वेश्चन हो मेरे लिए वो पहले करूं, मेरे को लगा कि ये मेरे को एकदम अच्छे से आता है, मेरे लिए बेस्ट है, इसे पहले कर लूं। कभी भी बड़े क्वेश्चन पहले मत करना, चाहे वो आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आपके लिए एकदम इजी क्वेश्चन ही क्यों ना हो, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट होते हैं और एग्जाम में इतने प्रेशर में एक आधा एडजस्टमेंट अगर मिस कर दिया आपने, क्वेश्चन तो गलत होगा ही, बैलेंस शीट वगैरह मैच नहीं हुई तो आप वैसे ही प्रेशर में आ जाओगे। कभी भी बड़े क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं करने, क्योंकि वो टाइम भी लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस खराब कर देंगे, बहुत दिक्कतें कर देंगे। इसलिए कभी भी सीएफएस, बिजनेस कॉम्बिनेशन, अमालगमेशन, फॉरेक्स, एसएफएम में फॉरेक्स, डीटी में टोटल इनकम का क्वेश्चन, आईडीटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई और आईटीसी सब कुछ कैलकुलेट करने वाला, इन क्वेश्चंस को कभी भी गलती से पहले सीक्वेंस में मत करना। इन क्वेश्चन को कोशिश करना लास्ट तक ले जाने की, 4th 5th नंबर तक ले जाने की कोशिश करना, चाहे आपके लिए ये इजी ही क्यों ना हो, क्योंकि ये दिक्कत करते हैं। इसके बाद एक ट्रिक और आपको करनी है, एग्जाम में आपको 145 पे पेपर मिलता है, 1:45 पे पेपर मिलता है 15 मिनट पहले एग्जैक्टली, और 1:30 पर 1:30 पर 1:30 बजे आपको हॉल के अंदर जाने की एंट्री दे दी जाती है। सेंटर पे तो आप पहले ही चले जाते हो, हॉल मतलब जो आपका रूम है जिसमें आप बैठोगे उसमें 1:30 पर ही आपको एंट्री दे दी जाती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं यार मैं अभी क्यों रूम में जाके बैठूं, 1:45 पर पेपर मिलेगा तब तक 15 मिनट और पढ़ लेता हूं। भाई 15 मिनट में तुम कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तुमने जितना पढ़ लिया अभी तक पढ़ लिया, तुम्हें 15 महीने मिले थे, 3 साल मिले थे, उसमें जो तुम्हें करना था कर लिया, 15 मिनट में तुम कुछ स्पेशल नहीं उखाड़ पाओगे। 15 मिनट में क्या है, अगर तुम ये 15 मिनट इसमें वेस्ट करते हो ना उधर पढ़ने में, तो आप प्रेशर में पेपर में जाओगे और प्रेशर में फटाफट से भागोगे, 1:45 पे पेपर मिलेगा, वैसे ही प्रेशर में हो, पेपर को ढंग से समझ ही नहीं पाओगे और गलत कर दोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1:30 बजे जैसे ही एंट्री मिलती है तुरंत चले जाओ, बुक को साइड में रख के, मतलब पढ़ना नहीं है अब आपको कि 15 मिनट और पढ़ लेता हूँ मेरे पास टाइम है, ये कुछ स्टूडेंट्स करते हैं। तो 1:30 बजे चले जाओ और आराम से अपनी सीट पर बैठो, देखो अपना जो भी आप अपने साथ कैरी कर रहे हो, पेंसिल, पेन, कैलकुलेटर, वो सब रखो, और अपने साथ वाटर बोतल आपको कैरी करनी है, और पानी पियो और रिलैक्स रहो। मतलब ये 15 मिनट का पीरियड जैसे ही आप आराम से बैठोगे, पानी पियोगे ना, आपको रिलैक्स कर देगा, आपका माइंड पीस में आ जाएगा, और जैसे आपको पेपर मिलेगा ना, आपका माइंड उस पेपर को ढंग से इवेल्युएट करके ढंग से समझ पाएगा, और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर ये ध्यान रखोगे ना तो सही में पेपर को बहुत अच्छे से आप कर पाओगे, बेस्ट रिजल्ट ला पाओगे। इसके बाद सबसे लास्ट ट्रिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, टफ पेपर। सबसे ज़्यादा डर हमें लगता है कहीं पेपर टफ ना आ जाए, और ये सब बच्चों के लिए डर होता है, चाहे किसी ने मेहनत करी हो नहीं करी हो, रैंक की प्रिपरेशन करी हो चाहे कैसे भी करी हो, कभी भी टफ पेपर से पैनिक नहीं होना है। एग्जाम में टफ पेपर आता है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। टफ पेपर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और हर बार 2 या 3 पेपर ऐसे होते हैं जो लेवल का आईसीआई बनाता ही बनाता है। तो टफ पेपर आएगा, लेकिन उससे डरना नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए टफ नहीं है, वो पूरे इंडिया के लिए टफ है। अगर कोई पेपर में नए क्वेश्चन आए हैं तो वो मेरे लिए नए थोड़ी ना है, मेरे साथ सेंटर में जितने लोग बैठे हैं सबके लिए नए हैं। पूरे इंडिया में सीए का एग्जाम जो दे रहे हैं उन सबके लिए नए हैं, तो वो मेरे लिए टफ नहीं है, पूरे इंडिया के लिए, यानी हम सब एक ही लेवल पर हैं। अब इस पोजीशन में फायदा कौन उठाएगा, वो बंदा उठाएगा जिसने माइंडसेट सही रखा हो। तो टफ पेपर में आपको डरना नहीं है, नॉर्मल रहो। टफ पेपर है ना, कितना भी टफ पेपर आ जाए, एक बात आपको बताता हूं, आईसीआई जितना भी टफ पेपर बनाए ना, मैक्सिमम लेवल पर जो टफ पेपर बनते हैं उसमें भी आपको 60 to 70 मार्क्स के पेपर 60 to 70 मार्क्स के क्वेश्चन देखे हुए मिलेंगे। देखे हुए का मतलब स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, प्रैक्टिस मैनुअल, जो भी हमने मटेरियल आप लोगों को बताया हुआ, वहां से आपको 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन तो कैसे, मतलब गिरे से गिरे पेपर में भी आपको देखे हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी उस पेपर में भी आप पास इजीली हो सकते हो। आपको क्या करना है ऐसे पेपर में, अभी फॉर एग्जांपल एफआर का ही पेपर है फर्स्ट, और यही पेपर ऐसा लेवल का आ जाए, सीएफएस का क्वेश्चन आज तक देखा ही नहीं, इस लेवल का आ गया, ठीक है। उसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन एकदम नया क्वेश्चन, हमारा तो काम खराब, हम तो सोचे हो गए बस इस पेपर में, तो गया ये पेपर। तो डरना नहीं है ऐसे पेपर में, जब भी आपको लगना है टफ पेपर है, बस अब क्या सोचना है, भाई मेरे को कुछ भी नहीं, अगर मेरा रैंक का भी टारगेट था ना, मेरे को तो बस इस पेपर में 40 चाहिए। सिंपल सी बात है, टफ पेपर में आप क्या उम्मीद करोगे, मुझे 40 चाहिए, तो उस पेपर को देखो भी उसी नजरिए से। अब इस पेपर को 15 मिनट में बस इतना ढूंढो कि कौन सा क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है, भाई वो ढूंढ लेता हूं मैं, क्योंकि ये तो मेरे को आते नहीं है, नए क्वेश्चन को तो टच ही नहीं करना है। कौन सा क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है वो ढूंढो। मैंने बताया 60 से 70 नंबर के मिलेंगे, तो आप देखो यार 3 का ए मेरा देखा हुआ है करेक्ट, 4 का भी मेरा देखा हुआ है, 5A भी मेरे दोनों देखे हुए हैं, ऐसे मार्क कर लो। मार्क कर लिया, और इस 15 मिनट के अंदर ही जो क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई करे, ये देखे हुए हैं इस टफ पेपर में,
वो कितने कितने मार्क्स के आए हैं इनका टोटल कर लो और आपको पता चलेगा वो 60 to 70 मार्क्स हैं। इससे पता है क्या फायदा होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जो कॉन्फिडेंस टफ पेपर देख के गिरा था ना, वो ऐसे करने से बढ़ेगा। आपने देखा यार 60 से 70 नंबर का देखा हुआ पेपर है, मेरे को तो 40 चाहिए, मैं ला सकता हूँ अभी भी मेहनत, मतलब ये जो देखा हुआ पेपर है इसको सही करूँ तो देखे हुए पेपर को बस वही फटाफट से स्टार्ट करो सॉल्व करना। जो क्वेश्चन बेस्ट, जो अच्छे हैं, आपको ईजिली आते हैं, देखे हुए क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करोगे। जब 60 मार्क्स, मैं एटलीस्ट मानता हूँ कि वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में 60 मार्क्स का तो देखा हुआ आएगा ही आएगा। तो 60 नंबर का पेपर देखा हुआ है, वो आपने अटेम्प्ट किया, तो 60 नंबर का जो देखा हुआ है, क्या उसमें 40 नंबर भी नहीं ला सकते क्या? 60 नंबर में से 40 आप ला सकते हो। बचा हुआ 40 मार्क का पेपर जो नया आया है, उसमें भी कुछ ना कुछ तो लिख के ही आओगे ना, कंसेप्ट लगाओ, उसमें भी कुछ ना कुछ लिखोगे। 10 नंबर भी नहीं मिलेंगे क्या 40 में से? 50 नंबर हो गए, और क्या चाहिए? मतलब टफ पेपर में भी मैं 50 नंबर ले आया, और क्या चाहिए? इजीली लाया जा सकता है, लेकिन आपका माइंडसेट, आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो? डर के वहीं पे बैठ जाते हो, छोड़ो, पेन रखा साइड में, टेंशन में रोने लग गए, बस पेपर खत्म, फिर कुछ नहीं होगा। तो टेंशन कभी भी नहीं लेनी होती है, और ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। ये कुछ टिप्स मैंने बताई है, इनको एग्जैक्टली फॉलो कर लीजिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और आप लोगों को कुछ अदर क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और हर पेपर में आपका कैसे आपको रीडिंग करनी है, जो 1.5 दिन का टाइम है, 1.5 दिन में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो हमारा जो ABC एनालिसिस का जो वीडियो हमने हर सब्जेक्ट का बनाया, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। A और B कैटेगरी को कवर करो सबसे पहले, फिर टाइम बचे तो C कैटेगरी को करो, अदरवाइज छोड़ दो। बाकी जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे, जैसे FR के पेपर के बाद हम वीडियोस बनाते जाएंगे हर पेपर का, कि अब इसे 1.5 दिन में कैसे करना है। जैसे आपका 5 बजे FR का पेपर होगा, तो उसके 2-3 घंटे में हम वीडियो बना देंगे कि अब भाई SFM की कैसे प्रिपरेशन करनी है 1.5 दिन में, फिर ऑडिट की कैसे करनी है, तो वो डेली बेसिस पे हम वीडियोस बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।